Okay guys, welcome to this short session on Afghanistan. It will provide you help ताकि आप जल्दी से चीज़ों को समझ सको और आप जो भी न्यूज़ में जा रहा है I'll try to cover all those stuff so that ये बहुत clear हो आपको. Okay, so this is Afghanistan. You can see this entire. Now it has boundary with Kazakhstan. There is a small boundary with Uzbekistan. It has a somewhat bigger boundary with Turkmenistan. Then there is a boundary with Iran. Then it is as maximum boundary with Pakistan. This is a short boundary which is with China. This is Kazakhstan. This corridor is known as Wakhan corridor, very important corridor. Uh, let's start. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ एग्जैक्टली थिंग्स. सो इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज़ काबुल, दिस इज़ मज़र शरीफ, और दिस इज़ हेरात, एंड दिस इज़ कांधार. नाउ दिस, ये चारों की चारों सिटीज़ एक रोड से कनेक्टेड है जिसे बोलते हैं रिंग रोड. ये रोड बिल्कुल भी सही नहीं है, और रैदर इट इज़ नॉट टोटली कॉन्क्रीट रोड जो भी है, ये इट्स नॉट लाइक दैट. तो इसे यूएस ने कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की थी via their reconstruction program, but because of the fighting, 80% of the road currently is completely not the best roads which you can say should be not the viable roads, ऐसा बोल सकते हैं. तो ये जो चार roads हैं, जो चार cities इनको connect करता है, so this area is mainly mountainous region, and this particular area is you can say it is kind of desert. So you see there are different. So अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा दो, okay, this Kabul to Kandahar is known as the lifeline road of Afghanistan. Now आपने कुछ न्यूज़ में देखा होगा जहाँ पे there was a tussle between Pakistan, Afghanistan and the Taliban, and this was because of the Spin Boldak region. यहाँ पे एक क्रॉसिंग है via which the maximum transfer of logistics happens, सप्लाई चेन. तो इस पर एक कंसर्न था कि इसे कौन कंट्रोल करेगा. शॉर्ट टाइम के लिए आपने देखा होगा देयर वाज अ न्यूज़ आइटम चल रहा था जहाँ पे पाकिस्तान वाज सेइंग कि वी विल इफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट ट्राइज टू अटैक दिस पर्टिकुलर पोस्ट, पाकिस्तान विल से रिटेलिएट, एंड दे वांटेड कि ये तालिबान के पास ही रहे. सो दिस इज़ वेरी बेसिक अबाउट इट. अब इस यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कंसर्नड हैं, कंसर्न लोग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के बारे में जान लेते हैं. अगर आप ये पिक्चर्स देख रहे हो तो ये है अलकायदा के हेड ओसामा बिन लादेन, जिनको यूएस ने ठोक दिया है. ये हैं अपने अभी रिसेंट फ़ोटो है जहाँ पे तालिबान वाले प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग में घुस गए थे जहाँ अशरफ गानी साहब रहते थे पहले. और ये हैं अशरफ गानी साहब जो कि देश छोड़ चुके हैं. इनिशियल न्यूज़ थी कि ये शायद कज़ाकिस्तान जा रहे हैं, बट लेटर आया कि कुछ लोगों ने अभी भी कन्फर्म नहीं है वेयर ही इज़ राइट नाउ. अभी सिर्फ ये न्यूज़ अलग अलग बुलेटिन्स कह रहे हैं कि ये हो सकता है ओमान गए हुए, ओमान में हो, एंड ही इज़ प्रिपेयरिंग टू गो टू यूएस. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, जब हम इस चीज़ को, अफगानिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड सर्टन कंसेप्ट्स. फॉर एग्जांपल, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर ये सेम प्लेन पे एरिया है जैसे लेट सपोज यूपी बिहार, तो आपको ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे. लेकिन जब आप इसी चीज़ को ए और बी के बीच में कोई बहुत बड़ा हर्डल खड़ा कर देते हो, समथिंग सिमिलर टू ए माउंटेन, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ के लोगों की कुछ एथनिसिटी अलग हो जाती है. एथनिसिटी हो सकती है सेम हो, कल्चर डिफ्रेंशिएट हो जाता है क्योंकि कल्चर इज डिफरेंट बाय टू थिंग्स, जोग्राफी एंड इकोनॉमी, आप ये बोल सकते हो. तो क्योंकि बीच में जोग्राफिकल बाउंड्री आ गई है एक, तो दे कैन नॉट मीट पीपल. देयरफॉर यहाँ के लोगों का रहना सहना थोड़ा अलग होता है, यहाँ के लोगों का थोड़ा अलग हो जाता है. तो अफ़गानिस्तान में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, सब ट्राइब्स हैं, और बहुत ज़्यादा एथनिक डाइवर्सिटी है. यहाँ पे कोई एक ग्रुप को बोलना वुड बी अ रॉन्ग थिंग टू से. बट जो अफ़गानिस्तान है वो बेसिकली डोमिनेटेड बाई पाश्तून्स हैं. तो आप ये मैप देख सकते हो, जो ब्लू एरिया है दैट इज़ मोस्टली डोमिनेटेड बाई पाश्तून ट्राइब्स. ये अलग अलग ट्राइब्स हैं जो हैं यहाँ पे. ताजिक ट्राइब्स भी हैं, उज़्बेक ट्राइब्स भी हैं, हज़ारा ट्राइब्स भी हैं, टर्कमेन भी है, एंड बलोची भी है. इस बलोची कहाँ पे, इस रीजन में होंगे क्योंकि यहाँ पे बलोचिस्तान है, ये पाकिस्तान का रीजन है. नाउ जो पश्तून से वो इधर भी हैं, यहाँ भी हैं. यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ खैबर पास है, विच इज़ बाय विच हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे टाइम है जब इसी रूट से बहुत सारे लोग आए. अब आपको एक और चीज़ समझना होगा कि जहाँ, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एथनिक ट्राइब थे, जो तालिबान था दैट वाज बेसिकली अ पाश्तून ट्राइब, इनिशियली स्टार्टेड वाया पाश्तून ट्राइब. तो हम आगे देखते हैं, विल सी ऑल दोज थिंग्स. बट आप ये समझ जाओ कि अफगानिस्तान एज मेनी ट्राइबल पीपल. इसकी जोग्राफी हमने समझ ली है कि आप देख सकते हो कि ये हिंद कुश माउंटेन्स हैं,
अफ़गानिस्तान मैक्सिमम माउंटेनियस रीजन है और रेस्ट यहाँ पे डेजर्ट है। डेजर्ट है। यहाँ पे अपना ये है हेरात प्रोविंस, यहाँ इंडिया ने सलमा डैम बना के रखा है विच इज़ अफ़गानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। ये मज़ार शरीफ है। ये ऐसे एक रोड जाता है विच इज़ नोन एज दी रिंग रोड। यहाँ आपका कांधार है, ये आपका काबुल है। यहाँ पे इवैक्यूएशन होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान है और अलग अलग बाउंड्रीज आप देख सकते हो। तो एक बहुत जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपको लग रहा होगा वाई इज़ इट सो मच इन न्यूज़, क्योंकि अफ़गानिस्तान का जोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कनेक्ट सेंट्रल एशिया एंड द मिडल ईस्ट टू साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ये जो पॉइंट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे कहीं भी कोई एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं बिकॉज सबका कंसर्न है एंड दैट इज़ वाई देर इज़ ए लास्टिंग वॉर देयर। आप देखो कि इट कनेक्ट्स सेंट्रल एशिया एंड द मिडिल ईस्ट टू साउथ एंड ईस्ट एशिया। बताओ कौन सा पार्ट बाकी है। आप देखोगे तो ये जो एंशियंट सिल्क रूट था वो यहीं से पास होता था। सो इवन इट हैज़ बीन नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ, ये बहुत पहले से है। अगर इंडिया को कनेक्ट करना है सेंट्रल एशिया से तो भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखते हैं। इनकी हिस्ट्री पे जाते हैं। पहले एक छोटे से हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है। आप यहाँ पे देख सकते हो बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा रिलेवेंस है। कुशानास के टाइम, कनिष्क के टाइम बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। ये एक हिस्टोरिकल फोटोग्राफ है। कमेंट में बताइएगा आप लोग कि क्या फोटोग्राफ सिग्निफाई करता है। और इसे बहुत सारे राइटर्स ने इसको मेंशन किया है कि इट इज़ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, एवरीबडी वॉज एनहिलेटेड एट द एंड। आप वो सोच सकते हो, वो हो सकते थे ब्रिटिश। सबसे पहले यहाँ आए थे ब्रिटिश ने यहाँ पे कुछ वॉर्स लड़ी एंड दे वांटेड टू सिक्योर देमसेल्फ फ्रॉम द रशियन इन्वेजन। जब ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पे तो ब्रिटिश वे एनिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे आए सोवियट्स को भी छोड़ना पड़ गया। देन आए यूएसए और यूएसए फाइनली इज लिविंग। सो इट इज़ अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। यहाँ बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, सबको ध्वस्त किया गया है और इसके अलग अलग रीजंस हैं, हम डिस्कस करेंगे। उसमें से एक रीज़न आपको अभी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मल्टीपल इन्फ्लुएंस है, मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल पार्टीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। बहुत लोग बोलते हैं इसकी जोग्राफ़ी भी है, जोग्राफ़ी भी बिकॉज ऑफ जोग्राफ़ी इट इज़। बट जोग्राफ़ी तो कहीं की भी ख़राब सकती है। जोग्राफ़ी तिब्बत की भी ख़राब है, जोग्राफ़ी लद्दाख की भी ख़राब है। बट वाई ओनली दिस प्लेस? क्योंकि यहाँ बहुत मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हैं। जोग्राफ़ी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द फैक्टर्स। अब इनकी हिस्ट्री में चलते हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो देखोगे कि इनकी दे हैव बीन ऑलवेज in news in the history, whether it is prehistory, whether it is ancient history, whether it is classical time, whether it is middle ages, whether it is modern era, whether it is contemporary era, तो विच टू प्रेजेंट आप बोल सकते हो। बट हम जो बेसिकली अभी फोकस कर रहे हैं, हम फोकस करेंगे यहाँ से 6.2 है। आप देख सकते हो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड द सोवियत वॉर। फिर उसके बाद क्या हुआ था, हमारी जो स्लाइड्स हैं वो सिर्फ इस बात को प्रॉब्ली इस जगह पे हम ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे बिकॉज आई थिंक दैट विल प्रोवाइड अस अ बेटर। बट आप इतना याद रखो कि अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री हैज़ बीन ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है बिकॉज एंशियंट सिल्क रूट इससे पास होता था एंड देयर आर मल्टीपल पार्टीज विच आर बीइंग अफेक्टेड बाय इट्स ज्योग्राफी। आप सोच रहे हो कितनी बड़ी हिस्ट्री है, उसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। लेट्स कंसर्न आवरसेल्फ विद दिस पर्टिकुलर पार्ट। इट्स नो। तो क्या हुआ था आपको मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट हिस्ट्री के लिए, बहुत छोटी विल ट्राई टू फिनिश दिस वीडियो इन 10-15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। क्या हुआ था जो 1979 था उस टाइम पे रशिया ने इन्वेड किया था। अब आप बोलोगे रशिया ने क्यों इन्वेड किया? बिकॉज उस टाइम पे एक कोल्ड वॉर चल रहा था कि कोई कंट्री कब डेमोक्रेटिक हो जाए, कब और कौन सी कंट्री कम्युनिस्ट हो जाए। तो यूएस और सोवियट्स के बीच में एक वॉर चल रहा था जिसे बोलते हैं नॉर्मली कोल्ड वॉर। वो एंड की तरफ आ रहा था अपने। आई थिंक प्रॉब्ली ये जो वॉर था इससे सोवियत का एंड भी हो गया, जहाँ पे यूएसएसआर वॉज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स। उसमें से आज है एक रशिया। तो आप रशिया और यूएसएसआर में ये डिफरेंस है बिकॉज जब ये एंड हुआ था तब यूएसएसआर ब्रेक हो गया था इनटू डिफरेंट सेगमेंट, जिसमें एक हो सकता है कजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ थी, 12-13 कंट्रीज़ थी, वो सब अलग हो गई थी और रशिया वॉज लेफ्ट। तो रशिया आज वो लेफ्ट का मेन पार्ट है, बट इट इज़ डिफरेंट। और स्टिल रशिया और यूएस के बीच में बहुत सारी टकरार चल रही हैं। तो लेट्स सपोज तो यूएस ने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान को बिकॉज ऑफ एक डोमिनेंस की वजह से कि कहीं अफ़गानिस्तान डेमोक्रेटिक ना हो जाए और कम्युनिस्ट रहे। इस वजह से रशिया ने
इंटरफियर किया, एंड दे वेयर ऑल्सो ऑक्यूपाइड इन बोथ द केसेस। ये वो लोग रिकन्स्ट्रक्शन में भी हेल्प कर रहे थे और ट्राइंग टू स्टैब्लिश अ गुड गवर्नेंस देयर उन्होंने ट्राई किया। बट सिंस इट वाज अ कोल्ड वॉर एरा, यहाँ पे आप ये देख सकते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हिस्टोरिक इमेज है, बहुत हिस्टोरिक इमेज है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ था कि इस टाइम पे यूएस एंड रशिया के बीच में इशू चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, जहाँ पे रशिया हैज़ इन्वेडेड अफगानिस्तान, नॉट इन्वेडेड, हैज़ कम, बट एक्चुअली इट वाज अ इन्वेजन आप बोल सकते हो, ड्यू टू द फियर ऑफ रशिया दैट कि ये कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री ना बन जाए, एंड देयर वाज अ कोल्ड वॉर एरा। तो जैसे इंटर किए तो अब देखो रशिया चाहता है कि देयर इज स्टेबिलिटी, रिकन्स्ट्रक्शन हो, बट यूएस क्या चाहेगा कि इनस्टेबिलिटी आए। क्यों? क्योंकि ये प्रॉक्सी वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, या स्लोली ये प्रॉक्सी वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे एक तरफ रहेगा यूएसएसआर, दूसरी तरफ रहेगा यूएसए, सऊदी अरेबिया, अलग अलग लोग रहेंगे इस वॉर के अंदर। आप ये देख सकते हो रेमिनेंट हैं जो यूएसएसआर के पड़े हुए हैं, एंड आफ्टर दे हैव लेफ्ट। आप ये बहुत हिस्टोरिक इमेज है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये इस इमेज का सिग्निफिकेंस क्या है। ये कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये दो कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं, और ये मिडिल मैन कौन है, आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में, देना आई कैन श्योर यू कि। और आप एक और जो हिस्ट्री जिनका है, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको यही बताना है कि ये फ़ोटो किसकी है। ओके, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी फेमस फोटोग्राफ्स, तो आपको ये समझ में आ सकता है कौन है। तो क्या हुआ देखिए दोस्तों, तो फाइनली क्या हुआ, इन्होंने ना अब एक यूएसएसआर चल रहा था, दूसरी तरफ यूएस था। यूएस ने कैसे किया, यूएस ने विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, सीआईए जो उनकी एजेंसी है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुजाहिदीन थे जो कि जो फाइट कर रहे थे अ गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर इस्लाम। तो ये इनको पूरा वेपन्स वगैरह सब यूएस प्रोवाइड करता था ताकि आप वॉर कर सको। और क्योंकि डिफ़िकल्ट ट्रेन है, आप अफ़गानिस्तान में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए यू हैव टू ट्राई रियली हार्ड बिकॉज ऑफ द टेरेन। अब इस ट्रेन के बीच में ये लोग आराम से छुप सकते हैं, माउंटेनियस रीजन है, देखना बहुत मुश्किल है, आप कोई रेडार वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो, बट यूएस वॉज वेरी हाई टेक। तो यूएस ने बहुत हद तक इनको एलिमिनेट कर दिया था, बट देयर वर सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से यूएस इनको पूरा एलिमिनेट नहीं कर पाया था। अभी रिसेंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो पहले वो करते हैं। तो फाइनली यूएस रशिया को फाइनली जब मुजाहिदीन थे, देयर वाज अ कंटिन्यूअस फाइट फॉर 10 ईयर्स, और यूएसएसआर फाइनली डिसाइडेड कि हम जा रहे हैं, एंड देयर वाज लॉस ऑफ, और यूएसएसआर को फाइनली जाना पड़ गया यहाँ से। तो जब यूएसएसआर चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ पूरे अफ़गानिस्तान में, जब यूएसआर चला गया तो यहाँ पे ना वॉरलॉर्ड्स आ गए कि ये एरिया को मैं कंट्रोल करूँगा, ये एरिया को मैं कंट्रोल करूँगा, ये एरिया को मैं, और ये एरिया को मैं कंट्रोल करूँगा। तो इसमें क्या हुआ, जब ये वॉरलॉर्ड्स आ गए तो ये लोग बहुत डिस्ट्रक्शन करते थे आपस में फाइट कर करके। अब इतना फाइट करेंगे तो क्या होगा, किसी को ना किसी को बुरा लगेगा। उसी में से एक ग्रुप था, तो मुजाहिदीन थे। पहले आपको समझना होगा मुजाहिदीन के जो लीडर्स थे वही वॉरलॉर्ड्स बनेंगे, बिकॉज यही लोग फाइट कर रहे थे असली चीज़। तो जैसे अलग अलग वॉरलॉर्ड्स आ गए थे अलग अलग एरिया में, और अभी स्पेकुलेशंस यही है, अभी जो करंट सिचुएशन अभी यही है कि एक पार्ट तो तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है, बट दे डोंट हैव एनी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस। तो उनके पास ना पुलिस है ना कुछ है, तो हर एरिया का बंदा बोलेगा कि इधर का मैं बॉस हूँ, इधर का मैं बॉस हूँ, इधर का मैं बॉस हूँ, आप इधर कैसे आ रहे हो, इधर के रूल्स मेरे हिसाब से चलेंगे, इधर के रूल्स मेरे हिसाब से चल रहे हैं। आपने देखा हो कई इलाकों में तालिबान वॉज वेरी फ्रेंडली विद पीपल, और लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि कई एरिया में जो लोकल लीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब दे आर रिलैक्स, दे आर नॉट दैट मच अमाउंट ऑफ कंजर्वेटिव नहीं है, तो वो थोड़े रिलैक्स्ड हैं, तो इसलिए आप उनसे जाकर मेल घुल सकते हो। तो दो बट अदर एरिया में हो सकता है वैसा ना हो, अदर एरिया में दे आर वेरी कंजर्वेटिव, कि आप मेरे पास आओगे, आप देख रहे हो जैसे ही तालिबान आया उन्होंने जितने मॉल्स पे लड़कियों के फ़ोटो है उसको पेंट करना चालू कर दिया। तो ये तालिबान की स्टोरी है। फाइनली दे इट्स नॉट तालिबान, अभी तालिबान फॉर्म नहीं हुआ, ये अभी वालोट्स की स्टोरी है कि जो जो अलग अलग मुजाहिदीन थे, तो ये लोग आ गए थे, मुजाहिदीन आ गए थे। अब इससे परेशान होके एक ग्रुप खड़ा हुआ। अब नॉर्मली तालिबान क्या, आपको ऐसा नहीं, तालिबान क्यों खड़ा हुआ, बिकॉज आप बहुत सिंपली लिखा देखिए क्या हो गया था ना कि ये हम अलकायदा के बारे में पढ़ेंगे अभी कि अलकायदा क्या है, बट आप इनको तालिबान और अलकायदा हैज़ नो रिलेशनशिप, आप इनको अलग छोड़ दो। तो तालिबान क्या हुआ, तालिबान वे बोर्न आउट ऑफ ए मुजाहिदीन फाइटर्स, जब हमने समझ लिया है, एंड अपोज टू द रशियन ड्यूरिंग द सोवियत अफगानिस्तान इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। तो ये तो चीज़ हमें समझ में आ गई थी। अब उसमें क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये मुल्ला मोहम्मद उमेर ने इसको फाउंड किया था, जो कि एक इमाम था कांधार के अंदर इन 1994। इनिशियली स्मॉल ग्रुप ऑफ मदरसा स्टूडेंट्स who were angry at the depredation of the warlords in the civil war
अब क्योंकि बहुत ज़्यादा सिविल वॉर चल रहा था बिकॉज ऑफ डिफरेंट वॉरलॉर्ड्स, तो कुछ लोग परेशान हुए, उसमें से कुछ लोग उठे, एक मदरसा के स्टूडेंट्स उठे, धीरे धीरे की ये मूवमेंट गेन हुआ और फाइनली तालिबान बन गया। तो तालिबान को पहले आपको समझना होगा, तालिबान से रिलेशनशिप, उनका कहना है कि वो सिर्फ अफ़गानिस्तान तक लिमिटेड हैं, मेनली पाश्तून ट्राइब्स हैं इनिशियली। आज तो जैसे कि हम सबको इंक्लूसिव लेके चलते हैं, तो लेट्स सी आगे क्या होता है, आगे क्या है, बट देर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी सिविल वॉर इन अफगानिस्तान, ये हमें श्योर करना होगा। एक बहुत बड़ा ब्लडशेड सही में रुक गया। आप हो सकता है आपको अशरफ गनी का स्टेटमेंट दो तरह से देखना होगा। एक पार्ट ये है कि वो भाग गए हैं, दूसरा पार्ट ये है कि अगर वो भागते नहीं तो देयर वुड बी ब्लडशेड डेफिनेटली। और आपको ये चीज़ समझना होगा कि हुआ क्या है, आपको आइडिया नहीं होगा, बट अफगानिस्तान के पास 3 लाख सोल्जर्स थे। अब और अफगानिस्तान और जो फाइटर्स हैं तालिबान के वो हैं अराउंड 75,000। तो आपको समझना होगा कि हुआ क्या, हाउ दे गॉट डिफीटेड। तो पहला चीज़ जो डिफीट का इनका रीज़न है कि जो तालिबान है ये नॉर्मल पीपल के साथ मिल के रहता है। तो आप जो फौज है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती है कि कौन बंदा नॉर्मल है और कौन बंदा तालिबानी है। तो इसकी वजह से एक तो ये दिक्कत, दूसरी बात जो 3000 ये लोग हैं, वो जो ऑफिसर्स दे आर नॉट टोटली मतलब ट्रेंड नहीं है। एक तो उनके पास मोटिवेशन की कमी है, उनके पास स्टोरीज नहीं, कैसे हमारे पास है कि शैतान सिंह, बैटल ऑफ जीपला, अलग अलग हमारे पास बैटल्स हैं जिसके हम एग्जांपल्स दे सकते हैं कि एक बंदे ने कैसे इन्फ्लुएंस था। वो उनके पास अभी स्टोरीज नहीं है, दे वर रिलेटिवली न्यू। अब उनके पास लेकिन करप्शन बहुत था हाई लेवल पे। तो लेट्स मूव अहेड। तो तालिबान आप समझ गए तालिबान कैसे आया था। इट वाज बिकॉज ऑफ द वॉरलॉर्ड जो उनके इधर थे, उन्होंने धीरे धीरे ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा गेन हो गया, और क्योंकि ये मूवमेंट गेन हुआ तो बहुत सारे लोग इससे जुड़ते गए एंड फाइनली दे वेयर फाइटिंग। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हुआ कि साथ साथ में अलकायदा वॉज ऑल्सो देयर। तो अलकायदा वॉज फाइटिंग फॉर इस्लाम, इसमें आपके नाम आ जाते हैं ओसामा बिन लादेन। अब हम बहुत ही सिंपल तरह से सोचेंगे, आप मैंने एक छोटा सा स्लाइड दे दिया, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट आप समझ सकते हो तालिबान वॉज अलकायदा वॉज फाइटिंग फॉर इस्लाम। और इनिशियली ये तो मुजाहिदीन के साथ ही मिलकर फाइट किया करते थे, बाद में डिफरेंसेस आ गए, आप गूगल कर सकते हो, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि क्या हुआ था। बिकॉज ऑफ एंड इनिशियली ये यूएस के साथ फाइट करते थे, बाद में यूएस के अगेंस्ट हो गए। तालिबान अलकायदा ने जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड साइंटिस्ट को गिराया था तब बहुत ज़्यादा रकम पा गया था। यूएस ने बोला तालिबान को कि तालिबान आप मेरे को अलकायदा का जो ये ओसामा बिन लादेन है इसको हैंड ओवर करो। तालिबान ने बोला कि हम नहीं करेंगे ऐसा, एंड यूएस ने गुस्से में आके अटैक कर दिया। 2001 में देयर वाज अटैक। फाइनली यूएस की एंट्री हो गई इन तालिबान विद इन मंथ आपको मैं बताता हूँ, विद इन मंथ्स यूएस ने तालिबान को ऑलमोस्ट एनहिलेट कर दिया। बट अभी भी फ्रैक्शंस बाकी है जहाँ पे बहुत सारी जगह अभी भी फाइटिंग चल रही थी, बट नॉट कम्प्लीटली। यूएस ने दिन रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम चालू किया जहाँ पे डेमोक्रेसी लाने की कोशिश हुई, जिसमें अशरफ गनी करंट वो उसी डेमोक्रेसी के रिजल्ट थे कि अशरफ गनी प्रेसिडेंट बने। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये सब चीज़ चल रहा था, देयर वाज फाइटिंग गोइंग ऑन, बट पूरा एनिहिलेशन नहीं हुआ तालिबान का। तालिबान वाज येट फाइटिंग इन द डिफरेंट कॉर्नर्स, और विद इन मंथ्स उन्होंने यूएस ने इनको हरा दिया था। आप सोच सकते हो विद इन मंथ्स 4 to 5 मंथ्स तालिबान को ऑलमोस्ट एक इनसिग्निफिकेंट फोर्स बना दिया था, बट वो फाइट कर रहे थे अभी भी। अब क्योंकि ये फाइट कर रहे थे धीरे धीरे बढ़ते गए। देन यूएस ने रिकन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी छोड़ दिया, जो कि आप देख रहे हो रिंग रोड वगैरह, तो वो एक्टिविटी उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दे ट्राई टू इस्टेब्लिश कि हम अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उन्हीं को ट्रेन करेंगे ताकि वो अपनी सिस्टम को सही से रख सकें। उसमें उन्होंने ट्रेनिंग चालू की, उन्होंने अपने अपने ट्रेनिंग चालू की, पैसे दिए, आप रिकन्स्ट्रक्शन करो, ये सब करो, बट यूएस का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा थोड़ा कम होते चला गया। आप सोचो एक टाइम पे यूएस और नाटो के फोर्सेस मिला के देवर मोर देन 1.5 लाख फोर्सेस, और आज वहाँ पे हार्डली 5 to 6,000 सोल्जर्स अवेलेबल हैं। दैट ऑल्सो वो कन्फाइंड है काबुल एयरपोर्ट पे, ताकि जितने भी काबुल एयरपोर्ट से लोग जा सकें और इवैक्यूएशन हो सके, वो पॉसिबल है, बस उसी के लिए वहाँ पे हैं। और एल्स तालिबान इज़ एवरीवेयर इन अफगानिस्तान। तो एक छोटा सा पार्ट कितना बड़ा बन सकता है जस्ट बिकॉज आपने पूरा ख़त्म नहीं किया। सेकेंड, ऑफकोर्स तालिबान को हथियार कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से हेल्प हो रही है, रशिया से हेल्प हो रही है, सर्टन पार्ट यूएस ने ऑल्सो एक्यूज़ किया कि ईरान ने भी हेल्प किया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान इज़ डेफिनेटली हेल्पिंग देम। अगर आप देखोगे पाकिस्तान के स्टेटमेंट आफ्टर तालिबान ने कैप्चर किया कि इट इज़ अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर देम, दे हैव ब्रोकन द स्लेवरी, दे हैव ब्रोकन द सैकल्स ऑफ स्लेवरी। तो अलग अलग स्टेटमेंट्स है, बट आप समझ सकते हो कौन कौन किस किस के साथ है। इंडिया ने यूएन80 में ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे।
तो ठीक है, ये इतना पार्ट है, इतना पार्ट हम समझ सकते हैं। अलकायदा एक डिफरेंट सेगमेंट था, बाद में यूएस के अगेंस्ट हो गया, बट तालिबान एंड अलकायदा इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अलकायदा इज़ फाइटिंग फॉर, और क्योंकि अलकायदा की वजह से यूएस ने तालिबान पे अटैक किया था 2001 में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट हो गया, अब आ चुके हैं, अब इवैक्यूएशन हो रहा है, और आज का जो रिजल्ट है वो ये देखिए, पीपल आर हर्डिंग। अब आप सोच रहे हो कि यार लोग काबुल पे आ क्यों रहे हैं, इतने सारे ऐसे ऐसे केसेस क्यों हो रहे हैं कि हमको भी ले चलो यहाँ से, क्यों? बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ तालिबान। जब पिछली बार वो आए थे, उन्होंने विमेन बाहर अकेली नहीं घूम सकती हैं, हमेशा बुर्का में रहना है, तो ये सारी पॉलिसीज उन्होंने लगा दी थी, जिसकी वजह से बहुत रिप्रेसिव हैं फॉर वुमेन। आप सोचो वहाँ पे देयर इज़ नो जुडिशियल सिस्टम, नो पुलिस सिस्टम, हर वॉरलॉर्ड के अगेंस्ट ही आप रहोगे, आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? वॉरलॉर्ड। वो जिम्मेदारी क्यों लोगे? जैसे आप कुछ बोलोगे तो शूट यू। तो आप समझ सकते हो कि कितना बुरा सिचुएशन है। तो देयर पीपल, तो जिन लोगों को एक्सपीरियंस है वो लोग देख रहे हैं कि वी शुड मूव अहेड, और कोशिश कर रहे हैं कि एज मच एज पॉसिबल वी कैन मूव अहेड। जिसमें आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है जो हमारे सामने आया, जिसमें कि पीपल, आप सोचिए कि हाइट ऑफ लेस इन्फॉर्मेशन कितना ज़्यादा है, कि ये सब कितने डार्कनेस में ये लोग रह रहे हैं। आप सोचिए कि एक बंदा प्लेन के टायर पे चढ़ जाता है, उसको लग रहा है कि मैं यहाँ खड़े रहूँगा तो मैं चले जाऊँगा यूएसए, ऐसा हो सकता है। अब आप सोचिए एजुकेशन की कितनी ज़्यादा कमी है। आप कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि इवन जो गेयर्स के अंदर, अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गेयर्स के अंदर भी ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, इसका मतलब कई लोग कुचले भी गए होंगे डेफिनेटली, बहुत सारे केसेस हैं। यही स्टोरी है इसकी। लेट्स मूव अहेड। अब यूएस को क्या इश्यूज़ हैं, क्यों यूएस छोड़ना पड़ गया? सेकंड, रिंग रोड उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, मेंटेनेंस सही से नहीं हो पाया, इसलिए ट्रूप्स का मूवमेंट बहुत अच्छी था। सेकंड इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ करप्शन इन द अफगानिस्तान आर्मी। इतने सारे 3 लाख सोल्जर्स थे, बट ऑन पेपर्स दे वर हार्डली, मतलब होंगे बट देयर वाज करप्शन। फॉर एग्जांपल कैसे, हमें, अब मैंने बोल दिया कि मेरे घर के बाहर 10 सोल्जर्स हैं, बट मैं रख ही रहा हूँ। देन डिप्लोमेसी प्रॉब्लम्स, कितने स्टेक होल्डर्स को, यूएसए ने एक अलग नेगोशिएशन चैनल चालू किया था, चाइना ने अलग चालू किया था, रशिया ने अलग चालू किया था नेगोशिएशन। देन एक्सटर्नल फैक्टर्स, बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, यूएसए, चाइना, सब, ईरान, पाकिस्तान। आप हक्कानी नेटवर्क का नाम सुने होंगे, यूएस ने कई बार इसका नाम लिया है। ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट यूएसए, आप ऐसे समझ सकते हो। फिर रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम को चेंज कर दिया गया, जहाँ पे बजट्स को डिक्रीज़ कर दिया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लग रहा है इनिशियली वॉज इराक वार, क्योंकि इराक वार 2003-4 में चालू हो गया था, तो यूएस ने बहुत सारे लॉजिस्टिकल सपोर्ट, कमांडर्स, आर्मी को यहाँ से मूव किया टू इराक, जिसकी वजह से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो अलकायदा जो तालिबान पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया। तो एक रीज़न ये बोल सकते हो आप, जिसकी वजह से आज वो रिसर्जेंट हो चुके हैं। लेट्स मूव अहेड। इंडिया का रोल, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट अराउंड 23,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, इन विच इज़ ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। बट इंडिया ने बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो, आप गिवन इन स्लाइड कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं आप। बहुत इंपॉर्टेंट एक सलमा डैम है जो हमने बनाया है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। तो हमने वो किया, हमने उनका पार्लियामेंट बनाया गया है, हमने वहाँ पे रेलवे लाइन बनाने का प्लान था जो कि एक्सटेंड करेगा फ्रॉम चाबहार पोर्ट टू अफगानिस्तान। हमने उनको वीट सप्लाई किया था रिसेंटली, आपने देखा होगा। तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, हमने हॉस्पिटल्स दैट केटर्स टू वेल बींग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, हमने स्कॉलरशिप्स चालू किए थे वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। इवन अफगानिस्तान के सोल्जर्स इंडिया में ट्रेनिंग भी करते हैं। फिर एक हमने डायरेक्ट फ्लाइट कॉरिडोर भी किया था। तो आई थिंक दिस स्लाइड्स प्रोवाइड्स अस एवरीथिंग, जस्ट गो थ्रू इट वंस। सलमा डैम जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, देन पार्लियामेंट हमने पता ही हमने डिस्कस कर लिया। देन एनर्जी सेक्टर में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप इसकी हेल्प कर सकें। तो अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, हम वो यहाँ से क्या सीख सकते हैं? आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है एंड विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ। पहली बात है, नेवर फाइट ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। ये हो गया अफगानिस्तान, ये हो गया ईरान, यहाँ हो गया आप रशिया से प्रॉब्लम्स हैं, आपकी चाइना से प्रॉब्लम्स हैं, इनके ईरान से प्रॉब्लम्स हैं, और आप यहाँ फंसे हुए हो। ये बिल्कुल परफेक्ट स्टोरी है फॉर अफगानिस्तान। ऑलवेज फाइट ऑन वन फ्रंट, टेक योर एनर्जी, पुट इट इन जस्ट वन डायरेक्शन। आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, अपनी जितनी कैपेसिटी है, उसको सिर्फ एक डायरेक्शन में ही उसको करना, और आप अग्री भी हो गए। सेकेंड थिंग है, जो तालिबान है वो इंडिपेंडेंटली लड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दे डोंट नीड मच लॉजिस्टिक सप्लाई, आप उसको एक हथियार दे दो, ही विल मैनेज टू फाइट फॉर डेज। ये तालिबान है। बट जो यूएस ने जो ट्रेनिंग दी थी इनको, वो था जो अफगानी सोल्जर्स को, वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट था। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक सोल्जर फाइट कर रहा है, उसके पीछे कई लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स हैं, वेपन्स आ रहे हैं, फूड आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो अगर ये कर जाएगा तो क्या होगा? इसकी ट्रेनिंग ही नहीं थी। तो इंडिपेंडेंट हमेशा कोशिश करना है कि हमें इंडिपेंडेंट रहना। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ से, इस कि एनर्जी को
एक सही डायरेक्शन में रूट करना है। सेकेंड, इंडिपेंडेंट होने की हमेशा कोशिश करनी है। थर्ड इज़ करप्शन, ये सबसे बड़ा रीज़न है करप्शन का। अशरफ गानी ने, मतलब सबको पता है कि हाई लेवल पे इतना करप्शन हुआ है, तो हमेशा अपनी लीडरशिप को ऐसा रखना है कि वहाँ करप्शन ना हो। करप्शन जैसे ही हो, आप सोचो, आपको याद है इंडिया में क्या हुआ था 2013-14 में? देयर वाज 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, देन देयर वाज सुरेश कालमाड़ी का दिस कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, दे वर जस्ट द स्कैम्स। उससे क्या होता है ना कि जो लोअर लिमिट है वो सोचते हैं जब ये बाहर वाले कर रहे हैं तो हम नीचे वाले क्यों नहीं कर सकते हैं, तो प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाता है। सेकेंड इज़ आप कितना रिव्यू कर रहे हो, रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूएस को रिव्यू करना चाहिए था कि सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड है कि नहीं, उनको एक्सरसाइज करना चाहिए था, अलग अलग एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करना चाहिए था कि क्या वो कंपैटिबल है। सेकेंड, उनके पास ना वर यू प्रोवाइडिंग द सफिशिएंट सपोर्ट। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान एयरफोर्स वाज वेरी वीक while Pakistan was Pakistan has also a lot of help, got a lot of help from USA in constructing the air force. The Pakistan get best fighters in F-16 to fight against the टेररिस्ट, बट एग्जैक्टली आप देख रहे हो वो कहाँ यूज़ करते हैं। तो अफगानिस्तान को ऐसी कुछ फेवर नहीं मिली थी, तो टेक्नोलॉजिकली थोड़ी पीछे थे। टेक्नोलॉजी ऑल्सो रिमेंस कि आप कितना टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हो। इंटेलिजेंस फेलियर था, CIA UN ने बोला कि विद इन 90 डेज तालिबान विल कैप्चर इट, बट आप देख रहे हो कि विद इन 9 डेज दे हैव कैप्चर इट। US CIA 8 जुलाई को एक जो बिडेन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ उन्होंने कहा था कि दिस विल नेवर बी सेम एज समथिंग जहाँ पे US को भागना पड़ गया था लाइक इन वियतनाम, वैसा नहीं होगा। बट आई थिंक उससे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हुआ है US का यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हम समझ सकते हैं। पहला, हमेशा रिव्यू करना है अपने प्रिपरेशंस का। सेकंड, अपने को टेक्नोलॉजी यूज़ करना है एज मच एज पॉसिबल, डोंट डू। फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ के लिए 10 आवर्स स्पेंड करते हो, अगर वो 1 घंटे में हो सकता है तो 1 घंटे में ख़त्म करना है। थर्ड थिंग इज़ रिव्यू करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू आपको सारे चार्ट्स देखने होंगे कि सब कुछ सही है कि नहीं, एंड ओवरऑल पिक्चर, और एक इंडिविजुअल रिव्यू होता है, हर चीज़ का अलग रिव्यू। थर्ड थिंग इज़ करप्शन, करप्शन को ख़त्म करना होगा। फिर आप कैसे क्या इंडिपेंडेंटली आप फाइट कर सकते हो कि नहीं, मोरल बूस्ट कर सकते हो कि नहीं, आप प्रोफेशनल हो कि नहीं। फिर मल्टीपल फ्रंट्स पे वॉर नहीं करना है। ओके, सो दिस इज़ अ शॉर्ट सेशन। आई होप दिस हेल्प्स यू अ लॉट in your preparation, whatever you are preparing for, or in general understanding of the concepts जो आपके आसपास अब क्या हो रहा है ना, अब एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू सेटल। और दिस वन लास्ट पॉइंट, आई थिंक अब कंट्रीज आर ट्राइंग कि यहाँ पे ज़्यादा ब्लडशेड नहीं हो, लोगों के राइट्स रहें, और उसके लिए अलग अलग सेटलमेंट्स होंगे। एवरीबडी विल मेक देयर ओन प्लान, every superpower will make their own plan. Russia will come with something new, China will come with something new, Pakistan will say that since we are neighbors we are going to come with something new. ईरान ज़्यादा स्पीक नहीं करेगा because Iran is also scared of Taliban in certain way, जो हम बाद में देखेंगे कभी अलग अलग लेक्चर्स में। ओके, सो दिस वाज अबाउट एंड दिस वाज ऑल अबाउट इट। आपको कोई भी कंसर्न्स हो, और डेफिनेटली एक क्वेश्चन मैंने जो डाला था वो आप उसका आंसर दीजिए कि ये जो पिक्चर है उस पिक्चर में कौन थे वो 2 लोग और 3 लोग जो में। ओके गाइज, थैंक यू, प्लीज़ डू हेल्प अस by subscribing this channel. Thank you very much.